Assalamu alaikum students, how are you? Welcome to LMS and my channel Mentorgenics. I am सैयद राहिल मुज़फ़्फ़र और हम चैप्टर 16 स्टडी कर रहे थे। 2 लेक्चर्स हम पढ़ चुके हैं और अब थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। पहले 2 लेक्चर्स में हमने प्लांट्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टडी की कि उसमें कौन कौन से सेल्स हैं, वो किस तरीके से सपोर्ट और मूवमेंट में हेल्प करते हैं, किस तरह की मूवमेंट्स होती हैं। आज से हम स्टार्ट करेंगे कि एनिमल्स में जो सपोर्ट मूवमेंट है वो किस तरीके से डिफरेंट एनिमल्स में होती है और कौन कौन सी चीज़ें हैं, सिस्टम हैं जो कि सपोर्ट में एनिमल को हेल्प करते हैं। सो नाउ व्हाट इज स्केलेटन? एक्चुअली जो एनिमल्स में सपोर्ट और मूवमेंट है वो स्केलेटन की वजह से है। और स्केलेटन क्या है? स्केलेटन इज द टफ एंड रिजिड फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी ऑफ एनिमल्स which provide protection, shape and support to your body organs। और जो स्केलेटन है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी या सिर्फ इनऑर्गेनिक से बन सकता है या सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बना होता है या ज़्यादातर केस में दोनों से बना होता है। जैसे ह्यूमंस के केस में बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर इन्वॉल्व। जो प्रोटोजोआ सिंगल सेल्स होते हैं उनमें ये सिंगल सेल से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। जो मेटाजोआ हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ये स्पेशलाइज्ड सेल से बनता है। 3 टाइप्स हैं स्केलेटन की एनिमल्स में। वन इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, सेकंड इज एक्सोस्केलेटन एंड थर्ड वन इज एंडोस्केलेटन। सो व्हाट इज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन? नाम से जाहिर है कि इसमें वाटर इन्वॉल्व होगा, फ्लूइड इन्वॉल्व होगा। और इसमें होता ये है कि एक फ्लूइड फिल्ड गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी या सीलोम होती है जो कि एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन रोल प्ले करती है। और इस हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन के 2 रोल हैं। नंबर 1 इज सपोर्ट और सेकेंडली ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। मसल इसको पुश करने की, दबाने की कोशिश करेगा, फ्लूइड उसको वापस पुश बैक करेगा, जिसकी वजह से मसल को रेजिस्टेंस होगी। अल्टीमेटली वो जो ऑर्गेनिज्म है वो मोटिलिटी करता है, वो मूव करता है। एग्जाम्पल्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स की जिनमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। उनमें नाइडेरियंस हैं, एनालिड्स हैं और जो अदर सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स जैसे आप देख सकते हो केचवे वगैरह जो हैं, नाइडेरियंस, एनालिड्स और सी एनिमोन टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ये मौजूद है। 2 एग्जांपल्स बुक ने डिस्कस किए। सी एनिमोन नाइडेरियंस का फाइलम नाइडेरिया से इसका ताल्लुक है। आप इसका जो फाइलम नाइडेरिया के ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनका एक जनरल ओवरव्यू देख सकते हो कि उनमें एक दरमियान में कैविटी होती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है जिसमें फ्लूइड भरा होता है। एक आउटर लेयर है एक्टोडर्म, फिर एंडोडर्म है और फिर अंदर की तरफ स्पेस मौजूद है। अब जो कैविटी है, चूंकि ये पानी में रहते हैं तो वाटर से ये अपने आप को फिल कर लेते हैं और उसके बाद ये अपने माउथ को, चूंकि इनमें एक ही ओपनिंग है वाटर एंटर होने के लिए और वाटर रिमूव होने के लिए, तो वो माउथ है, माउथ को ये बंद कर लेंगे और अपने मसल्स के जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, स्मूथ मसल्स हैं जो कि इनकी बॉडी में सर्कल्स के अंदर अरेंज होते हैं, उसको ये कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं। अब ये मसल्स क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये कैविटी को दबाने की, स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे। अब कैविटी में फ्लूइड है, आपको पता है वाटर पे आप फोर्स लगाएं, वाटर फोर्स बैक लगाता है, तो वो जो वाटर है, फ्लूइड है, वो कैविटी को बंद होने से, स्क्वीज होने से रोकेगा और वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा ताकि बॉडी का जो स्ट्रेचर है ड्यूरिंग मूवमेंट वो मेंटेन रहे, वो डैमेज ना हो। तो इस तरीके से सी एनिमोन के अंदर मूवमेंट होती है। फिर है जी अर्थवर्म। अर्थवर्म में आप देख सकते हो कि ये मसल्स हैं, 2 तरह के मसल्स हैं, सर्कुलर मसल्स और जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं जो कि लेंथ वाइज हैं। तो ये दोनों मसल्स जो हैं वो एक ही टाइम में काम नहीं करते, यानी कि जब दोनों ना इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना दोनों इकट्ठे रिलैक्स करेंगे। अब जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है, ऑब्वियसली ये जो अर्थवर्म है इसमें आपने पढ़ा कंपार्टमेंट्स होते हैं और हर कंपार्टमेंट में फ्लूइड फिल होता है और वो कंपार्टमेंट एक दूसरे से सेप्टा के थ्रू, क्रॉस वॉल के थ्रू सेपरेट होते हैं। अब जब सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल में रिलैक्स करेंगे और जो कंपार्टमेंट्स हैं वो एलोंगेट हो जाएंगे। ज़ाहिर है किसी चीज़ के आप इर्द गिर्द कोई रिबन डाल दें, जैसे कागज़ है, कागज़ के इर्द गिर्द रिबन डाल दें और उससे आप कॉन्ट्रैक्ट करें तो कागज़ जो है वो उसका डायमीटर कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी लेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, जो लेंथ वाइज मसल्स हैं, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सर्कुलर मसल रिलैक्स करते हैं और जो बॉडी है वो एलोंगेट नहीं होती, वो शॉर्ट होना शुरू हो जाता है, उसका डायमीटर बढ़ जाता है। ये ऐसे ही है बिल्कुल जैसे आपने चैप्टर 12 में ईसोफेगस की मूवमेंट पढ़ी है, वहां पे भी सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं।
तो ये एक वेव बन जाती है, ऑल्टरनेटिंग वेव कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की, कि एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है दूसरा रिलैक्स कर रहा है। तो इस तरीके से अर्थवर्म एक तो मसल्स की वजह से, और दूसरा इसके हर कंपार्टमेंट में ऑर्गन्स होते हैं सीटे के नाम से, ब्रिस्टल्स की तरह के ऑर्गन्स होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनकी मदद से ये मूव आउट करता है। अब आप ये देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं और सर्कुलर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी एलोंगेट हो रही है। ठीक है, सर्कुलर मसल रिलैक्स कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो बॉडी का जो लेंथ है वो कम हो रही है, डायमीटर बढ़ रहा है। तो आप ये देख सकते हो, ये इस पोर्शन के अंदर बॉडी एलोंगेट हो रही है, इसमें इसका जो डायमीटर है वो बढ़ रहा है। तो इस तरीके से यानी कि इस पोर्शन की जो मूवमेंट है, और ये ब्रिस्टल्स हैं जिनकी मदद से आगे की तरफ मूव कर रहा है। अब आप देखो कि पहले यहाँ तक मूवमेंट थी, अब इसकी मदद से जब इसने मसल्स को मूव किया तो यहाँ तक मूवमेंट आ गई, फिर उसके बाद आप देखो तो मजीद आगे की तरफ मूवमेंट होगी। तो इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर एक वेव चलती है, जैसे ईसोफेगस में चलती है, तो एक जगह से दूसरी जगह ये इजीली मूव कर जाता है। फिर एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? इट इज अ हार्ड एंड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स आर अटैच, यानी मसल इनसाइड है और स्केलेटन आउटसाइड है, और ये नॉन लिविंग होता है, इनर्ट होता है किसी से, यानी ये रिएक्ट नहीं करता, और इसको जो लेयर सिक्रीट करती है जर्मिनल लेयर, एक्टोडर्म है, और इसकी दो लेयर्स होती हैं, एपीक्यूटिकल यानी क्यूटिकल के ऊपर, एपी अबव, एंड देन प्रोक्यूटिकल। अब एपीक्यूटिकल में क्या मौजूद है? इसमें लिपोप्रोटीन है, वैक्स इसमें शामिल होती है। अब आपको पता है वैक्स जो है और लिपिड जो है वो वाटर इम्परमिएबल हैं, वाटर उनको क्रॉस करके बाहर नहीं जा सकता, और ये एक तो वाटर इम्परमिएबल है, दूसरा ये इंसेक्ट्स वगैरह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी रोकने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनकी वजह से पेनिट्रेट करके अंदर एंटर नहीं हो सकते। प्रोक्यूटिकल जो है वो काइटिन होता है, इसमें आपको पता है पॉलीसेकेराइड है और बहुत सारी टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा इसमें एक और प्रोसेस होता है सक्लीरोटाइजेशन। सक्लीरोटाइजेशन क्या है? एक कंपाउंड होता है सक्लीरोटिन, सक्लीरोटिन, और वो सक्लीरोटिन जो है वो स्पेशल किस्म की प्रोटीन्स को बनाने से बनता है। जब वो सक्लीरोटिन ऐड हो जाएगा तो मजीद उसमें हार्डनिंग आ जाएगी, इस प्रोसेस को बोलते हैं सक्लीरोटाइजेशन। और समटाइम्स क्या होता है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट भी मौजूद होता है ताकि मजीद उस स्केलेटन को हार्ड किया जा सके। एग्जांपल्स हैं, जो सिंपलेस्ट एग्जांपल है एक्सोस्केलेटन की, वो तो भाई मोलस्का का शेल है जो आप सिपियां देखते हैं, और जिसमें दो शेल्स होते हैं, जिसके दो पार्ट्स होते हैं। कुछ मेरीन बाइवॉल्विया, ये यानी कि ऑर्गेनिजम्स हैं जो चैप्टर 10 में आप पढ़ चुके हो, स्नेल वगैरह हैं, इनके शेल्स के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जो लैंड के स्नेल्स हैं उनके जो शेल हैं उनमें मिनरल्स की जरा डेफिशिएंसी होती जा रही है, उन्होंने मूव करना है, इसलिए वो थोड़े लाइटर होते हैं। अब जो मोलस्का का शेल है वो ग्रो भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि अगर शेल आ गया तो वो ग्रो नहीं कर सकता। जैसे जैसे एनिमल ग्रो करेगा शेल भी ग्रो करेगा, और जो वो ग्रोथ है एनिमल की वो उस शेल पे एविडेंट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रिंग्स। इसी तरीके से सिर्फ इसमें शेल नहीं है, एक्सोस्केलेटन नहीं है, जो उसके सॉफ्ट पार्ट्स हैं मोलस्का के, उसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन भी मौजूद होता है। फिर है जी आर्थ्रोपोडा का एक्सोस्केलेटन, बड़ा सबसे बड़ा ग्रुप है एनिमल्स के अंदर, इवन लिविंग वर्ल्ड में सबसे बड़ा ग्रुप है आर्थ्रोपोडा, 53% तक ये या उससे ज़्यादा भी इसके मेंबर्स हैं। और जो एक्सोस्केलेटन में अपने इन्होंने अडेप्टेशन की है जिसकी वजह से इनका सर्वाइवल बढ़ा, वो अडेप्टेशन कौन कौन सी है? नंबर 1 अडेप्टेशन ये है कि इन्होंने रिजेस बनाए, कुछ एरियाज बनाए, बार्स बनाई पूरे स्केलेटन पे, ताकि ये अपने मसल्स को वहाँ पे अटैच कर सकें। और ये रिजेस और बार्स कैसे बनी कि एक्सोस्केलेटन ने इन्वेजिनेट किया और ऐसी प्लेसेस बनाई जहाँ पे मसल्स को अटैच किया जा सके। सेकंड, इनमें सेंसरी रिसेप्टर्स है, सेंसिला, जो कि ब्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। ये सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट स्टिमुलाई को जिनमें डिफरेंट स्टिमुलाई को रिसीव करने की एबिलिटी होती है। फिर इन्होंने अपने एक्सोस्केलेटन को ऐसे मॉडिफाई किया कि ये ब्रीदिंग कर सकें, जिसमें बुक लंग्स वगैरह इन्होंने बनाए। फिर जॉइंट्स बनाए, और जहाँ जहाँ जॉइंट्स बने वहाँ पे इन्होंने अपने एक्सोस्केलेटन को फ्लेक्सिबल रखा, थिन रखा, ताकि मूव करने में आसानी रहे। फिर लेंसेज बनाए, आई लेंसेज जैसे होते हैं, ताकि ये देख सकें अपने दुश्मनों को और प्रेडेटर्स को। अब ये एक जस्ट एक एग्जांपल मैंने दिया कि ये किस तरीके से इसके अंदर ये एक्सोस्केलेटन मौजूद है। फिर एक्सोस्केलेटन के एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज तो जी प्रोटेक्शन, किसके अगेंस्ट? एनिमीज के अगेंस्ट, रफ एनवायरनमेंट के अगेंस्ट, धूप ज़्यादा है या पानी की डेफिशिएंसी हो जाए, और ड्राइंग होने से बच जाते हैं, क्योंकि पानी का लॉस नहीं होता ना, पानी अंदर ही रहता है। अगर गर्मी पड़ेगी तो पानी एवेपोरेट नहीं करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डिसएडवांटेज क्या है
कि स्केलेटन की वजह से एनिमल्स ग्रो नहीं कर सकते, और इससे बचने के लिए इन्हें एक प्रोसेस करना पड़ता है जिसको बोलते हैं एक्डाइसिस या मोल्टिंग। अब एक्डाइसिस और मोल्टिंग में प्रॉब्लम ये होता है कि जो इंसेक्ट्स हैं ये वल्नरेबल होते हैं, प्रेडेटर्स इनको खा सकते हैं, तो ये बेचारे मजबूरी के अंदर छुपे रहते हैं, ठीक है। और ये जो सारी चेंजेस हैं इसमें जो इनको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और एक हार्मोन है जो कि एक्डाइसोन है। अब एक्डाइसिस कैसे होती है? ये एक पीरियोडिक शेडिंग है एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स की, के पीरियोडिकली वो एक्सोस्केलेटन को गिराते रहते हैं और नया स्केलेटन बनाते रहते हैं। तो 4 स्टेप बुक ने लिखे हैं। पहला स्टेप क्या है जी कि सेपरेशन ऑफ हाइपोडर्मस फ्रॉम एक्सोस्केलेटन बाय हाइपोडर्मल ग्लैंड एंजाइम्स। के हाइपोडर्मस एक लेयर है, यानी एपिडर्मस एक्चुअली ये सबसे इनर लेयर है, क्यूटिकल से नीचे होती है, ठीक है। उसके ऊपर फिर एंडोक्यूटिकल होती है। ये एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि हाइपोडर्मस को एक्सोस्केलेटन से, जो क्यूटिकल वाला पोर्शन है, उससे सेपरेट करना शुरू कर देता है। और फिर उसके बाद एंडोक्यूटिकल की डाइजेशन होती है, और एंडोक्यूटिकल डाइजेशन के बाद एक नई प्रोक्यूटिकल और एपिक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है। और जो पुराना एक्सोस्केलेटन है जो सेपरेट हो चुका है बॉडी से, वो उसमें स्प्लिटिंग आती है, छोटे छोटे पोर्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, वो खत्म हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, और जो नई एंडोक्यूटिकल बनी है उसको हार्ड किया जाएगा बाय डेपोजिटिंग कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये अब बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपने इस हार्मोन का नाम याद रखना है, दूसरा इसके स्टेप्स को याद रखना है। ये जैसे एक प्रोसेस उन्होंने दिखाया है कि किस तरीके से ये अपने पुराने शेल को, जो एक्सोस्केलेटन है, उसको गिरा देते हैं और नए एक्सोस्केलेटन को बना लेते हैं। फिर स्केलेटल सिस्टम के मेजर फंक्शंस क्या हैं? 5 फंक्शंस है। पहला प्रोटेक्शन हमने पढ़ लिया कि वो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को, सॉफ्ट बॉडीड ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं। जितनी भी डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स की शेप है वो उनके स्केलेटल सिस्टम की वजह से। मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करने में हेल्प करते हैं। मिनरल की होम्योस्टेसिस है, हम पढ़ेंगे स्पेशली ह्यूमंस के अंदर। कैल्शियम को और डिफरेंट मिनरल्स को स्टोर भी कर लेते हैं, जब जरूरत पड़ती है उनको रिलीज भी कर देते हैं। और जो चूंकि बोन्स की अगर हम बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो उनके अंदर चूंकि बोन मैरो होता है और उसमें ब्लड सेल बनते रहते हैं, तो उसमें भी इनकी ये ब्लड को बनाने में भी हेल्प करते हैं। फिर 5 पेपर के क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि इसमें उन्होंने पूछा हुआ है कि मोल्टिंग का प्रोसेस कौन कंट्रोल करता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन किस में मौजूद होता है, डिसएडवांटेजेस क्या है एक्सोस्केलेटन के, प्रोक्यूटिकल कंपोजिशन क्या है। फिर जो आपके जिम्मे काम है कि आप तो एक तो बताएं कि जो एक्डाइसोन है ज़ारा केमिकल है, तो उसकी नेचर क्या है, और प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, क्या है। और अगर ह्यूमंस में कोई एक्सोस्केलेटन मौजूद है, अगर है तो आपने उसका नाम बताना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगेन इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।